नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पीएम मोदी ने बताया सरकार की इस स्कीम से हुआ 1 करोड़ लोगों को फायदा, आप भी कर सकते हैं अप्लाई। जी हां दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। उन्होंने देश के डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य सेवा के सभी कर्मचारियों की तारीफ की है। उन्होंने इस योजना की सफलता का श्रेय सभी चिकित्सा कर्मियों को दिया है। जानिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। पहला, केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ बीमा मुहैया करवाया जा रहा है। दूसरा, आप आयुष्मान योजना के पात्र हैं या नहीं, इसके लिए सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाती है। यही नहीं, इस लिस्ट में आप और आपका परिवार इस स्कीम के दायरे में आता है या नहीं, इसकी भी जानकारी मिल जाती है। तीसरा, ऐसे पता करें इस योजना में आपका नाम आएगा या नहीं, आपका नाम इस योजना के दायरे में आता है या नहीं, आप इसे बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं। चौथा, आपका नाम इस योजना के लाभार्थियों में शामिल है लेकिन परिवार का नहीं, तो आप इसे अपडेट करवा सकते हैं। पूरे परिवार का नाम शामिल करवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर सीएमओ से संपर्क करना होगा। पांचवा, इसके बाद आपकी पहचान से जुड़े कुछ दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र इत्यादि मांगे जाएंगे। इसके बाद आपका नाम इस योजना के लाभार्थियों शामिल कर दिया जाएगा। छठा, इसके अलावा अगर आपका परिवार इस स्कीम के दायरे में आता है और तो आज ही नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी इस बारे में पता लगा सकते हैं। सातवां, अगर नहीं, यदि आपने इसके लिए आवेदन किया है और उसके स्टेटस को लेकर जानकारी नहीं है तो वह भी आसानी से हासिल की जा सकती है। आठवां, आइए जानते हैं कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं या नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले www.pmjy.gov.in पर पेज पर जाना होगा। इस पेज पर दाईं ओर सबसे ऊपर MI एलिजिबल का विकल्प दिखेगा, यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकेंगे। 9वां, आयुष्मान भारत योजना में प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। किसी बीमारी की स्थिति में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च भी शामिल है। किसी बीमारी की स्थिति में सभी मेडिकल जाँच, ऑपरेशन, इलाज आदि PMJ के तहत कवर होते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी योगी ने चीन को दिया झटका, जर्मनी की कंपनी चीन से आगरा जाएगी अपनी फैक्ट्री। जी हां दोस्तों, विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चीन से विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए एक रणनीति बनाई थी। पीएम मोदी और सीएम योगी के प्लान से अब चीन को झटका लगना शुरू हो गया है। कोविड-19 महामारी के बीच जर्मनी की फुटवियर कंपनी कासा एवर्स जिम्ब ने अपना पूरा विनिर्माण परिचालन चीन से भारत लाने की घोषणा की है। 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जर्मनी की कंपनी चीन में सालाना 30 लाख जोड़ी जूतों का उत्पादन करती है। इसके लिए जर्मनी की फुटवियर कंपनी कासा एवर्स जिम्ब ने घरेलू जूता निर्यातक कंपनी आईआर्ट्रिक इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। कंपनी शुरुआत में 110 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वॉन वेरेक्स ब्रांड नाम से जूते बनाने वाली कासा एवर्स जिम्ब यह कारखाना उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थापित होगा। कंपनी का दावा है कि इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 2 यूनिट में 30 लाख जोड़ी जूते तैयार होते हैं। आईआर्ट्रिक इंडस्ट्रीज के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष जैन ने एक ईमेल के माध्यम से न्यूज एजेंसी भाषा कहा, कई दौर की बातचीत के बाद कासा एवर्स ने अपना पूरा विनिर्माण परिचालन चीन से भारत लाने का निर्णय किया है। कासा एवर्स की चीन में 2 विनिर्माण इकाइयां हैं। इन दोनों इकाइयों में सालाना 30 लाख जोड़ी से अधिक जूते तैयार होते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर आज 2 अध्यादेश को मंजूरी देगी सरकार, जाने क्या होगा असर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में किसान के संकट को देखते हुए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए मोदी सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। कैबिनेट बैठक में सरकार कृषि से जुड़े हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स मार्केट कमेटी एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है। सरकार के इस फैसले से कृषि क्षेत्र के नए केंद्रीय कानून APMC के तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और इसके लिए उन्हें अपनी उपज को अपनी इच्छा से किसी को कहीं भी बेचने
बेचने की छूट मिलेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर उपज अनाज से लेकर तिलहन की अधिकतम मात्रा रखने के संबंध में जारी प्रतिबंध को खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी ने कहा कि कृषि सुधार के कदम से किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों को कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी APMC के चंगुल से मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी था। इसी तरह आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से अनाज, तिलहन जैसे तमाम कृषि उत्पादकों को बाहर निकालना भी अच्छा कदम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक्शन अभी जारी है। जी हां दोस्तों, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना वायरस हेल्थ से ज्यादा वेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली महामारी बन चुका है। लॉकडाउन के बाद पिछले 50 दिनों से देश की आर्थिक गतिविधियां ठप है। अर्थव्यवस्था को फिर से गतिमान करने के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते 5 दिनों तक लगातार 55 घोषणाएं की। सरकार का दावा है कि इन घोषणाओं से अर्थव्यवस्था को कुल 20.97 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा। हालांकि सवाल भी कई उठ रहे हैं। दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता राजीव कुमार ने इन घोषणाओं के पीछे की सोच व रणनीति को लेकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की। ठाकुर का कहना है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को उबारने को लेकर अपने फैसलों पर अभी सिर्फ विराम लगाया है। एक्शन आगे भी जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहत, रोजगार, कारोबार और आविष्कार पर नजर, जानिए निर्मला सीतारमण के पैकेज की मुख्य बातें। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। पैकेज की सूची से स्पष्ट है कि सरकार की नजरें मिड टर्म और लॉन्ग टर्म कदमों पर है। रोजगार से लेकर देश की तस्वीर तब सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करेगी। देश की GDP में लगभग 29% हिस्सा देने वाले MSME पर सरकार मेहरबान रही। यही सेक्टर लगभग 11 करोड़ रोजगार देता है, जबकि लॉन्ग टर्म प्रयास वक्त की कसौटी पर परखे जाएंगे। फिलहाल यह कहना भी मुश्किल है कि बड़े फैसलों से होने वाले बदलाव से भारत में कितना निवेश आएगा। कोरोना से जूझने के जज्बे के साथ भारत समेत तमाम देशों में लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर अब तक असमंजस है। लगातार बदलती वैश्विक परिस्थिति में वक्त हर फैसले को परखेगा। असली समीक्षा तभी होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने साहस के साथ कदम बढ़ाया उसे चूमा भी गया है। शॉर्ट टर्म या त्वरित असर, MSME सेक्टर के बकाये कर्ज का 20% के बराबर राशि कर्ज के तौर पर, छोटी कंपनियों के बकाये का भुगतान 45 दिनों के भीतर, EPFO योगदान में 3 महीने की राहत, कृषकों को फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने की सुविधा की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए SRDF से राशि लेने की सुविधा। शहरी गरीबों को मदद के लिए 7200 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों की बस पर राजनीति, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू को टांग कर ले गए पुलिस वाले, कई कांग्रेसी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे श्रमिकों की घर वापसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में शनिवार शाम से शुरू हुआ शहमात का खेल करीब 100 घंटे से भी ज्यादा बीतने के बाद मंगलवार को भी जारी रहा। प्रियंका गांधी की 1000 बसों की पेशकश को योगी सरकार के मंजूर करने के कदम को महामारी के दौर में सकारात्मक सियासत कहकर सराहा गया, लेकिन मंगलवार की सुबह 10 बजते बजते दोनों दलों में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर और तीखा हो गया। अंततः मंगलवार को शाम तक ना तो श्रमिकों को बसें ही मिल सकी और ना ही बसें सरकार की मंशा के मुताबिक कांग्रेस ने गाजियाबाद पहुंचाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को दर्जनों साथियों संग आगरा सीमा पर धरना देने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नए वाहनों की खरीद पर लगाई रोक, खर्चों में 25% कटौती। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकारों को पैसे किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने राजस्व में भारी कमी को देखते हुए कई तरह की कटौतियां की हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में नए पदों के सृजन व नए वाहनों की खरीद पर रोक तथा इसके अलावा सलाहकारों के लिए नए सहायक स्टाफ की नियुक्ति को बंद करने व बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव मित्तल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सोमवार को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे नए वाहनों को ना खरीदें। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सरकारी टूर, ऑफिस खर्च, विज्ञापन वगैरह पर 25% खर्च कम किया जाएगा। जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं, वे केवल इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में एग्जीक्यूटिव व बिजनेस क्लास की यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकारी कार्यों के लिए यात्राओं को न्यूनतम रखा जाए। जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें की जाएंगी। अधिकारियों को सम्मेलनों, सेमिनारों और बैठकों के लिए लग्जरी होटल का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सरकारी भवनों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। नए वाहन खरीदने पर पूरी तरह रोक।
सरकारी वाहनों के रखरखाव व पेट्रोल डीजल पर होने वाले खर्च का दुरुपयोग रोका जाए, खर्च में कमी की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे का ऐलान, संबंधित राज्यों की मंजूरी के बिना भी चल सकती है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। बांद्रा स्टेशन पर जुटी हजारों की भीड़। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाए जाने के लिए चलाई गई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे का कहना है कि संबंधित राज्यों की मंजूरी के बिना भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकती है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि गंतव्य स्टेशनों के लिए उस राज्य की मंजूरी के बिना भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकती है। कई राज्यों की सरकारों द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अनुमति नहीं देने के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेयी ने कहा कि ट्रेन चलाने के लिए संबंधित राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्यों से कहा कि ट्रेनें, बसों के चलने की स्पष्टता न होने और अफवाहों के चलते मजदूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यों को रेलवे का सहयोग करते हुए और ट्रेनें चलाने में मदद करनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों से और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देने के लिए कहा है। हालांकि ट्रेन के लिए सिर्फ 1000 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। ऐसे में पुलिस ने भीड़ पर कार्रवाई करते हुए लोगों को हटाया। पुलिस के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन मुंबई से बिहार जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंची थी, जिसमें बैठने के लिए वो लोग भी स्टेशन पहुंच गए जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण नहीं किया था। गौरतलब है कि प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाने के लिए हर संभव विकल्प तलाश रहे हैं। हर रोज अलग अलग राज्यों में मजदूरों का जमावड़ा सामने आ रहा है। ऐसा ही कुछ मंगलवार को भी हुआ। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह हजारों की संख्या में मजदूर एकत्रित हो गए। इन लोगों की मांग थी कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए इन्हें घर जाने दिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी पाक अर्थव्यवस्था, विकास दर 68 साल में पहली बार माइनस में गई। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के फैलने से पहले ही दिवालिया होने की कगार पर खड़ी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए यह महामारी विनाशकारी साबित हुई है। पाकिस्तान में 68 साल में यह पहली बार हुआ है जब अर्थव्यवस्था की विकास दर ऋणात्मक माइनस हो गई है। पाकिस्तान मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सचिव नियोजन जफर हसन की अध्यक्षता में हुई नेशनल अकाउंट्स कमेटी की बैठक में बताया गया कि कोरोना महामारी, लॉकडाउन और फसलों पर टिड्डी दलों के हमले ने अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है और नतीजे में यह 68 साल में पहली बार माइनस में चली गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। IIT दिल्ली और जापानी संस्था का दावा, कोरोना वायरस रोकने के लिए प्रभावी हो सकता है अश्वगंधा। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रही है। लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में कई जगहों पर इसकी वैक्सीन और दवा पर रिसर्च जारी है। इसी संबंध में IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक संयुक्त शोध किया है। इस शोध में पाया गया है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने में काफी हद तक कारगर है। इस शोध के अनुसार अश्वगंधा कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ प्रभावी चिकित्सकीय और निवारक दवा बन सकती है। शोध करने वाली इस टीम ने पाया है कि अश्वगंधा और प्रोपोलिस में कोविड-19 की दवा बनाने की क्षमता है। बता दें, मधुमक्खियों द्वारा अपने छत्ते को रोधक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लार को प्रोपोलिस कहते हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख डी सुंदर ने कहा, अध्ययन दल में शामिल वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के दौरान वायरस की प्रतिकृति बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले मुख्य SARS-CoV-2 एंजाइम को निशाना बनाया। अभी और जांच किए जाने की है जरूरत। उन्होंने कहा, अनुसंधान के नतीजे न सिर्फ कोविड-19 रोधी औषधियों के परीक्षण के लिए जरूरी समय और लागत को बचा सकते हैं, बल्कि वे कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए इसकी प्रयोगशाला में और चिकित्सकीय परीक्षण किए जाने की जरूरत है। सुंदर के मुताबिक औषधि विकसित करने में कुछ वक्त लग सकता है और मौजूदा परिदृश्य में ये प्राकृतिक संसाधन अश्वगंधा और प्रोपोलिस चिकित्सीय महत्व वाले हो सकते हैं। सुंदर ने कहा, CAPE जहां प्रोपोलिस का एक प्रमुख घटक है, इसकी मात्रा और स्थिरता महत्वपूर्ण कारक है जिन्हें साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स के साथ इसके परिसर में उत्पन्न करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरी ओर पौधे के भूगोल, भागों और आकार के साथ अश्वगंधा बदलता रहता है। इसलिए विशेष प्रभावों को प्राप्त करने या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें सही और गुणवत्ता नियंत्रित संसाधन और अर्क का उपयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि सरकार ने इस बारे में भी एक अध्ययन शुरू किया है कि क्या अश्वगंधा कोविड-19 की रोकथाम करने वाली संभावित दवा के रूप में मलेरिया रोधी औषधि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का विकल्प बन सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।